नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, ईरान के साथ शुरू हुई अमेरिका और इजराइल की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से घात प्रतिघात, हमले दर हमले अब तक जारी हैं। शांति की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। जो समझौता हुआ था, जिसे इस्लामाबाद एकॉर्ड कहा जाता है, उसका पालन भी किसी तरफ से नहीं हुआ। इस बीच में एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। खबर यह है कि पिछले महीने जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा में थे, तब वे ईरान के हमले के डर से एक कैटरिंग वाले ट्रक में छुपकर वहां से भाग निकले थे। वे किस तरह वहां से भागे थे, फिर वहां से कहां पहुंचे, वो पूरा ऑपरेशन किस तरह चला था, इसका खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। पूरी दुनिया में इस खबर से तहलका मच गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया को हलाकान किए हुए है, जो पूरी दुनिया को डराने का काम करता है, वो खुद ईरान के हमले से डरकर इस तरह एक ट्रक में छुपकर भागा था। इस खुलासे के बाद व्हाइट हाउस भी सन्नाटे में है। इसके अलावा खाड़ी में कई और बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे सऊदी अरब, तुर्की और एक और देश का समझौता हुआ है। वो हमारे लिए कितना चिंताजनक है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का समझौता हुआ है, वो भारत के लिए चिंताजनक बात। इजराइल के हमले बढ़ गए हैं। यमन में भी संघर्ष चल रहा है। गजा पट्टी में, सीरिया तक हमले चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आगे चलकर इस खाड़ी युद्ध का क्या अंजाम होगा और ये कब तक चलता रहेगा? शैतान के बाल की तरह लंबी होती जा रही है जंग, आखिर कभी खत्म होगी कि नहीं? और दुनिया को इससे क्या हासिल हुआ? अमेरिका ने खुद क्या हासिल कर लिया इससे? और एक और सवाल जो ईरान के नेता मुज्तबा खमेनेई को लेकर बीच बीच में सवाल उठ रहे थे, उनका भी एक वीडियो कुछ दिनों पहले जारी हुआ है। अमेरिका और पश्चिम परस्त ताकतें, उसका मीडिया लगातार ये दावा करते रहे हैं कि मुज्तबा खमेनेई उसी हमले में मारे गए जिसमें उनके पिता की मौत हुई थी। ऐसी कई शंकाएं दुनिया भर में चलती रहती हैं। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। खाड़ी युद्ध कब तक चलेगा? फिलहाल क्या स्थिति है? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के समझौते से भारत पर क्या असर पड़ेगा? और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह भागे थे, वो पूरा घटनाक्रम भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर प्रकाश के रे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत शुरू करते हैं इसी दिलचस्प वाकये से। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ऑपरेशन चला है। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो क्रोनोलॉजी बताई है कि किस तरह एयरफोर्स वन में धोखा देकर वे चढ़े, मीडिया के सामने दिखाई दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जहाज में चढ़ गए हैं, फिर वो पिछले दरवाजे से उतर गए, वहां नीचे कैटरिंग का ट्रक था, उसमें धीरे से ट्रंप और उनके साथी बैठे, फिर दूसरे विमान में बैठकर वे रवाना हो गए। कहां से कहां गए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। क्या सचमुच में इतना बड़ा खतरा था? चूंकि तुर्की की सीमा लगी हुई है ईरान से। जी देखिए, खतरे की बात तो नहीं थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट है तो भाई तमाम आपको सारी चीजें हिसाब में रखनी पड़ती हैं सिक्योरिटी की। जी लेकिन ऑफिशियली ईरान ने तो हमेशा से कहा है कि भाई कि ये कोई हमारे उसमें एजेंडे में नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे पुराने वाले एयरफोर्स वन में, जो कि उनसे पहले भी राष्ट्रपति चढ़ते रहे थे। बीच में इनको कतर के अमीर ने एक जहाज गिफ्ट किया है, नया जिसको जहाज दिया। इन्होंने नया एयरफोर्स वन बनाया है। तो जब ये तुर्की आए थे तो उस समय इन्होंने अपने सोशल ट्रूथ पर लिखा था कि मैं उधर से वापिस आऊंगा नए वाले एयरफोर्स वन से। अब इंटेलिजेंस का क्या है, क्या उनको खबर थी, उनका रिस्क असेसमेंट क्या था, ये तो हम लोग नहीं जान सकेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा पिछले दिनों, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं जी और पिछली बार भी, कि ड्रामेटिकली कुछ कुछ, जैसे कि एक कोई व्हाइट हाउस पेरीमीटर के बाहर कोई फायरिंग कर दिया,
तो तुरंत इनको हटा के बंकर में ले जाया गया। वो कैमरे के सामने हुआ, संवाददाता सम्मेलन से एक बार इनको हटाया गया, कुछ सिक्योरिटी रिस्क हो गया। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जब मैं ये खबर पढ़ रहा था सुबह, तो मुझे ध्यान में ये आया कि ये तो अच्छी बात है कि भाई प्रेसिडेंट हैं, उनको किसी तरीके से आपको बचा के रखना है, और रखना ही कोई भी चाहिए। आपको कुछ भी इंटेलिजेंस इनपुट मिला है तो आपको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कि ये जहाज जो है ईरानी टारगेट हो सकता है, आपने पत्रकारों को और व्हाइट हाउस के अधिकारियों को उसमें बैठा के क्यों उड़ाया? जी, उसके टाइम में फेरबदल करते, कुछ और करते। आपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आपने किसी, अच्छा अगर मान लीजिए कि आप एक छोटे जहाज से जा रहे हैं, छोटे मिलिट्री जहाज से जा रहे हैं, हालांकि वो इनके काफिले का ही जहाज है, लेकिन जाहिर है C-32A हाँ, जिसमें वे गए। लेकिन जाहिर है कि वो एक तो वो जहाज छोटा जहाज है, दूसरा कि आप उसमें उतनी सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं है जितनी कि एयरफोर्स वन में है। उनमें तो आपको इतना बड़ा जो है, ये तो और भी उल्टा हो गया ना कि मतलब आप इस तरीके से उनको ले जा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आपका क्या इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, क्या आप उसमें सिक्योरिटी कर रहे हैं कि फिर अखबारों को भी भनक लग जा रही है, आपके अंदर से ही लोग बता दे रहे हैं। तो इसको मैं एक मतलब प्रहसन की तरह ही देख रहा हूं। और अगर सिक्योरिटी रिस्क है भी तो कम से कम आप उसमें जो जहाज में बैठे थे उनकी भी चिंता कर लेते। बिल्कुल सही बात। अगर हमला होता तो ट्रंप नहीं थे, बाकी लोग थे, वो मारे जाते। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने रिस्क को वहीं का वहीं रहने दिया, प्रेसिडेंट को बचा लिया और दूसरों की जान खतरे में डाल दी। भगवान न करे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आप जानबूझ के एक बहाना आपको मिल जाता, अब आप तो एटम बम भी गिरा देते। बिल्कुल। तो इसका जो रिपरकशन हो सकता था वो कितना जान माल की और उसके आगे का जो गेम बदल जाता सब कुछ। तो मैं बड़ा मतलब ये इमेच्योरिटी ही कहूंगा। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें एक और है कि जब इन्होंने व्हाइट हाउस, वाशिंगटन पोस्ट वालों ने पूछा कि भाई क्या है नहीं है, तो उधर से जवाब जो आया वो ये आया है कि जो नया वाला एयरफोर्स वन है वो बहुत बढ़िया जहाज है। तो कोई जवाब सीधे नहीं दिया। तो क्या मतलब है इसका? हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम बता दें, जो वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है उसका कहना यह है कि राष्ट्रपति को तो जो तुर्की में जब वे थे नाटो के शिखर सम्मेलन में गए थे, वहां अमेरिका के अधिकारियों को इनपुट मिला कि ईरान हमला कर सकता है राष्ट्रपति के जहाज पर। इसके बाद पूरी तैयारी हुई कैमोफ्लेज करने की, एक आंखों का धोखा। मीडिया के सामने राष्ट्रपति ट्रंप बाकायदा गए हवाई अड्डे तक, उस जहाज की सीढ़ियां चढ़े, बैठे उसमें। अंदर जाने के बाद वे अपने केबिन में चले गए। बाकी के जो अधिकारी और मीडिया के लोग थे, वे जहाज बहुत बड़ा है उसमें बाकी अपने जगह पर चले गए। जहाज के उड़ने से पहले दूसरे रास्ते से, पीछे की तरफ के गेट से राष्ट्रपति ट्रंप और कुछ अधिकारी उतरे। वहां नीचे एक कैटरिंग, जो हवाई जहाज में खान पान की व्यवस्था करने वाले ट्रक होते हैं, वो ट्रक खड़ा हुआ था। उसमें राष्ट्रपति ट्रंप और चुनिंदा अधिकारी बैठ गए। फिर उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट से दूसरे जहाज के करीब ले जाया गया और वहां से वे दूसरे जहाज में बैठ गए। जो मीडिया कर्मी और कैमरामैन सामने खड़े थे, उनके सामने दिखाई दिया कि राष्ट्रपति उड़ गए इस जहाज में, लेकिन वे दूसरे जहाज से वहां से चले। और दूसरा जहाज अमेरिकी वायुसेना का ही था। ये जिसमें बैठे थे दिखाने के लिए, वो 7478 था, जो पुराना एयरफोर्स वन है। वहां से वे छुपकर बैठे C-32A में। ये जहाज पूरी गोपनीय तरीके से ब्रिटेन पहुंचा। इस बीच में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो एयर डाटा ट्रैक करने वाली साइट होती है, उसको भी धोखे में रखा गया। बहुत देर तक तो उसकी लोकेशन ही नहीं बताई गई, लोकेशन बंद कर रखी गई थी। फिर वो इंग्लैंड पहुंचा, वहां से वे उसी विमान से वहां रुकने के बाद वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वॉशिंगटन पोस्ट ने, जी, मुझे लगता है कि एक
एंगल ये भी हो सकता है इस घटनाक्रम का जी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर जिस तरीके से इजरायली लॉबी का वर्चस्व है, तो हो सकता है कि ट्रम्प के मन में एक खौफ पैदा करने के लिए, क्योंकि दुनिया में वाहिद एक आदमी है जो बार बार ये कहता रहा है कि ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, और उस व्यक्ति का नाम है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन, बिल्कुल, और कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता। तो मुझे लगता है कि जैसे फॉल्स ऑपरेशंस होते हैं कि आप कुछ, अभी जैसे ये खबरें आने लगी ना कि सऊदी अरब में एक हमला, और साइप्रस में जो हमला था एक ब्रिटिश ड्रोन बनाने वाली कंपनी या कुछ पे, तो ये हमले शुरू में कहा गया कि ईरानियों ने किए हैं, लेकिन अब उसकी जांच में पता चल रहा है कि ये ईरानियों ने नहीं किए हैं। फॉल्स फ्लैग थे, फॉल्स फ्लैग है जी। मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ये कहानी रची गई हो। ये इसमें एक हो सकता इजराइल का है। यह हाथ हो सकता है कि उसी ने एक खौफ पैदा करने के लिए, ताकि ईरान के प्रति जो दुश्मनी का भाव है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बना रहे और बढ़ता रहे। तो इससे अमेरिका की जी यही एकमात्र मुझे लॉजिकल एक इसमें एस्पेक्ट लग रहा है। और आपने देखा कि उसके बाद से हमले बढ़े हैं, ईरान के ऊपर हमले बढ़े हैं उसके बाद। यद्यपि ईरान शुरू से, जैसा कि आपने भी कहा, ईरान तो शुरू से कहता रहा है कि वो नेतन्याहू के अलावा किसी लीडर की जान माल की का हमला करने की कोई बात कभी नहीं करता। ईरान तो कहता रहता है कि ये जंग इस तरह से नहीं होनी चाहिए, भले उनके सुप्रीम लीडर की हत्या हुई है। डॉक्टर साहब, लेकिन अब क्या स्थिति है जंग की? अभी जो हमले लगातार तेज हुए हैं, और उसमें हूथी भी आ गए हैं, अब यमन भी हो गया है, सऊदी अरब भी कूद पड़ा है, सब गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। देखिए, तो अब क्या हालात है? एक तो ये है कि ये जो जितनी सारी लड़ाइयां चल रही हैं, इनके तार जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये पुराना ही सिलसिला है जो अभी तक चल रहा है। अभी लेटेस्ट जो खबरें हैं वो ये है कि ईरान ने ये कहा है कि ओमान के साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी होर्मुज में व्यवस्था बनाने की, उस पर सहमति बन गई है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो उसमें लिखनी है, उसको लेके चर्चा चल रही है। बाकी हम लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया है। और सेटलमेंट ये है जो रिपोर्ट्स में है कि एक तरफ से बीच में एक आइलैंड है ओमान और ईरान के बीच में, होर्मुज में, तो उसके एक तरफ से जहाज आएंगे और दूसरी तरफ से जहाज निकलेंगे। और जो ओमानी रूट है, जो ओमान के तट से सट के जा रहा है, वो इस्तेमाल नहीं होगा बिना ईरान की मर्जी के। मतलब ऐसा नहीं कि आप ईरान को बाईपास करके और ओमान के तट से आप निकल जाएं। तो इन सारी चीजों पे सहमति बनी है। अब डिटेल्स आएगा तो देखते हैं क्या इसमें। डोनाल्ड ट्रंप लेकिन कुछ दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुल गया है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, अगर थोड़ी देर के लिए आप नहीं जानते कि अभी 2 घंटे के बाद क्या उनका आ जाएगा, ट्रंप क्या बोलेंगे, सही बात। लेकिन इसका अगर अभी हम केवल इन 3 चीजों को देखें कि ईरान कह रहा है कि ओमान से उसकी बातचीत पूरी हो गई, और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कहने का मतलब कि जो दूसरे खाड़ी देश हैं वो भी इसमें इनडायरेक्टली शामिल थे। तो कहने का मतलब कि एक सहमति बन गई है। एक दूसरा जो डर है कि अमेरिका और इजराइल इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर सकते हैं या अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर सकते हैं। वो डर, वो आशंका थोड़ी कम हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज खुल गया। इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप वो तो एडवांस में चलते हैं ना, कि कोई चीज होने वाली हो तो पहले ही बक देंगे, पहले ही बोल देंगे। वो तो $100 मिलियन में अपना सोशल ट्रूथ पोस्ट पहले बेच रहे हैं कि आपको शेयर मार्केट के आप आदमी हैं तो पहले ही हमसे जान लीजिए और उस हिसाब से अपना स्टॉक मार्केट में दांव लगा लीजिए, फिर हम ट्वीट कर देंगे, फिर 1 घंटे के बाद में पोस्ट कर दूंगा, फिर माल बना लेना। तो एक तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हुआ है। तीसरा पॉजिटिव ये है कि ईरानियों ने कहा है कि जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसने न्योता दिया है कि विदेश मंत्री और खलीबाफ ये जो हैं इस्लामाबाद आए। और ये जो बातचीत हो रही थी उसके पहले
दोनों तरफ से ईरान ने भी कहा कि हम लोग मीडिएटर्स के थ्रू बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम बात कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने यह सफाई दी कि डायरेक्टली बात नहीं हो रही है। तो मेरा मुझे जो लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप एक ऑफ रैंप चाहते हैं, एक यहां से इस पचड़े से निकलना चाहते हैं, और खासकर मिड टर्म इलेक्शंस में आप देख रहे हैं कि जो पहले कुछ समय पहले ट्रंप जिनको इंडोर्स कर रहे थे वो जीत रहे थे, या जो दूसरी पार्टी के हैं जो ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे लेकिन थोड़ा प्रो इजरायली झुकाव का उनका रहा है, या इजरायली लॉबी के प्रभाव में है, वो जीत रहे थे प्राइमरीज में। लेकिन अब लगातार खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी में वो लोग जीत रहे हैं जो इनके इजरायली लॉबी के खिलाफ, इजरायली लॉबी से उन्होंने एक पैसा चंदा नहीं लिया है चुनाव में। तो इसका प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरा जो खबरें हो गई हैं जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मैं जेल भेज दूंगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास मिसाइलें ही खत्म हो गई हैं, रक्षात्मक, खासकर डिफेंसिव जो है, डिफेंस वाली। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान ने कहा है कि हम 2029 तक डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे जब तक उनका कार्यकाल है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि देखिए, अब भाई दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी, ये तो हर युद्ध में, हर मसले में होता है। उसको थोड़ा देर के लिए हम लोग डिसकंटिन्यू करें। जैसे कि प्रेसिडेंट पेजेस्कियन ने कहा कि हम अपर हैंड में हैं, हम ताकतवर स्थिति में हैं, अब हमें युद्ध भी नहीं, शांति भी नहीं, ये जो माहौल बना हुआ है हमारे देश के लिए, हमें निकलना चाहिए। उन्होंने अपने देश से ही अपील की। तो मुझे जो लग रहा है कि इन्होंने, ईरानियन असेसमेंट ये है कि हमारा अपर हैंड है, हमने दिखा दिया कि कम से कम इस इलाके में तो आप हमसे लड़के जीत नहीं सकते, नहीं जीत सकते। दूसरा कि हमने अमेरिकी ताकत को बहुत घटा दिया इस इलाके में। तीसरा कि खाड़ी देशों की भी हालत हमने पतली कर दी जो उनको वो कर रहे थे। तो अब इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए, न कि इसको डबल डाउन करके और ऐसे ही चलने देना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति खुद ही अपने देश से ये अपील कर रहे हैं कि हमें इस, ताकि जो बहुत सारे ईरानियंस की इच्छा ये है कि लड़ाई चले, हम आखिरी तक लड़ेंगे, ये जो होता है ना, जज्बा होता है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और देश इतना बहुत लंबी लड़ाई किसी के फायदे के लिए नहीं है, किसी के फायदे में नहीं है। और आप देखें कि जो रिपोर्ट्स हैं कि 7 घंटे सुप्रीम लीडर के साथ बातचीत हुई है। तो 7 घंटे में तो सिर्फ ये अपॉइंटमेंट्स की बातें तो हुई नहीं, होंगी नहीं। और अपॉइंटमेंट जितने हुए हैं, एक को छोड़ के, जो ईरानियन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ बनाए गए, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स जो नए हुए हैं उनके बारे में विस्तार से बता दीजिए हम लोग। नहीं, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं है, केवल रेजाई जो पहले 16 साल तक इस्लामिक गार्ड के चीफ रह चुके हैं, इराक के साथ लड़ाई में भी वो इस्लामिक गार्ड के चीफ थे और सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, और बहुत ही उनका एक्सपीरियंस है। जो ये हम लोग मोज़ैक स्ट्रेटेजी जो कहते हैं कि उन्होंने, ईरानियों ने अलग अलग जगहों पे अपने लोगों को रख दिया है, इसीलिए वो कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, भले ऊपरी यूनिक स्ट्रेटेजी है, या बसीज हैं या इस्लामिक गार्ड हैं। ईरानियन आर्मी अलग है, नेवी अलग है, IRGC का अपना कमांड अलग है। तो ये जो पूरा उनकी व्यवस्था है उसमें रेजाई का जो है सेंट्रल रोल है। तो उनको अली लारजानी जिस पोस्ट पर थे, जो जिस जिम्मेदारी पे थे, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो बेसिकली आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप, सुप्रीम लीडर, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। आप इस तरीके से उसके अहमियत को समझ सकते हैं। उसके मुखिया बना दिए गए, उसके मुखिया बनाए गए हैं। और इस्लामिक गार्ड के इतने अनुभवी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देना यह बताता है, और जितने अपॉइंटमेंट्स पीछे हुए हैं मिलिट्री में, जो अभी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स थे कि अभी टेम्पररी, उनको कंफर्म किया गया। तो
जो पहले हम लोग देख रहे थे कि जो नई लीडरशिप है ईरान की, वो पिछले लीडरशिप से कहीं ज्यादा आप कह लें कि इडियोलॉजिकली ज्यादा रिजिड है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन को लेके उसका अलग ही एक मतलब उसका थोड़ा ज्यादा वो नजरिया है। आप उसको चाहें तो कह सकते हैं कि ज्यादा कट्टरपंथी नजरिया भी कह सकते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है, या जिनको ईरानियन पॉलिटिक्स के हिसाब से कहा जाए हार्डलाइनर्स। तो वो आए हैं इसमें। मुस्तफा खमेनी के बारे में भी बात कर लें। हमने शुरू में सवाल आपसे पूछा ही था कि अब ये मान लिया जाए कि वो ठीक ठाक हैं और अब ये ऐसे फैसले कर रहे हैं, 7-7 घंटे बैठकें हो रही हैं। देखिए, पहले से ही जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे थे ईरानियन लीडरशिप से, और कुछ अपने लोगों से मिल रहे थे जिनकी रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उनको देखते हुए यह चीज तो साफ थी कि वो स्वस्थ हैं। भले हो सकता है कि कब चोट वोट लगी हो, सामने ना आए, पहले वाले हमले में लगी हो या बाद किसी हमले में लगी हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के इसको इजरायली और अमेरिकी मीडिया में रखने की कोशिश की गई, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के रूप में इसका यूज करने का प्रयास हुआ। हाँ, कि वो मारे गए तो ईरान की जनता में थोड़ा सा मनोबल गिरे उसका। अब देखिए, दो बातें इसमें हैं। एक, मुस्तफा खमेनी सुप्रीम लीडर के बेटे होने के बावजूद, खुद एक मौलवी होने, मुल्ला होने के बावजूद, और कई तरीके के सोशल कार्यों में इन्वॉल्व होने के बावजूद, पहले भी इनकी तस्वीरें और वीडियो आप नहीं देखेंगे, कम आते थे। बिल्कुल, ये वो प्रचार वाला आदमी नहीं। एक दो फोटो है, जैसे एक पिताजी के साथ उनका फोटो है जो बहुत सोच समझ के लिया गया है, और पार्क में बड़ा सुंदर सा वो जगह है, बढ़िया से लिया गया है। बाकी एक ऐसे ही कोई अमेच्योर फोटोग्राफर या मोबाइल वगैरह से लिया हुआ है, जिसमें वो अपनी सैंडल ऐसे पकड़े हुए हैं, और सैंडल भी मतलब वो साफ दिख रहा है कि बहुत पुरानी है, मतलब साधारण सी, माने लो प्रोफाइल रहने वाले व्यक्ति मान सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उनके पिता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा है। जब उनके पिता की अंत्येष्टि हुई, उनका जनाजा निकला, दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी कि खिराज अकीदत पेश करने उनके बेटे मुस्तफा पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। अंततः उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। इस तरह के भी कयास लगाए जाते हैं कि क्या वे कैमोफ्लेज करके, भेष बदल के अपने पिता को श्रद्धांजलि देने आए होंगे। ये संभव है? इतनी भीड़ में किसी भी तरीके से किसी का भी रूप रख के वे आ सकते हैं, या सचमुच में वे नहीं आ सके, या नहीं आ सके अपने पिता की मौत पर? मुझे लगता है कि मेरा अपना अनुमान है कि इतने कितना लगभग 40 दिन तो जंग ही चली, और उसके बाद ये हुआ। कितने 9 जुलाई को था ना, ये 9 जुलाई को हुआ। 9 जुलाई को तो आप समझ लें कि 28 फरवरी से लड़ाई चल रही है ना, 28 फरवरी। तो मुझे लगता है कि इस बीच में वो निश्चित रूप से गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज की, एक तो उनको फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, दूसरा कि उनके पिता ने एक डिसीजन लिया कि मैं बंकर में नहीं जाऊंगा। ये उनका डिसीजन था। बिल्कुल सही बात। और बहुत सारी लीडरशिप लड़ते लड़ते मरी, पिछली बार भी मरी, इस बार भी मरी। तो जरूरी नहीं है कि लीडर की भावना जो है उसी को हमेशा स्वीकार कर लिया जाए। तो उनके साथियों ने, उनके सलाहकारों ने जरूर ये कहा होगा कि सुनिए, हम भी आपकी भावना समझ रहे हैं, पर आप सुरक्षित रहिए ताकि देश लड़ाई लड़ सके। आपकी लीडरशिप, वो आदमी बच्चा था तब वो ईरान इराक लड़ाई में शामिल हुआ था, तो वो अभी भी चाहेगा कि वो करे, लेकिन आपको बचना है हमारे लिए, देश के लिए। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही विश्लेषण किया आपने। तो यह जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, मैं एक दिन आपसे बात करते हुए जो कह रहा था कि भाई
वो जो डाकू जगीरा जो कर रहा है, तो भाई कमीनों से पाला पड़ा है, इससे थोड़ी पाला पड़ा है कि आप एक जंग में जा रहे हैं और जहां की दुश्मन भी दुश्मन की वीरता की और बहादुरी की वो करता है, प्रशंसा करता है। वो तो बहुत कमीना दुश्मन है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन आपने जगीरा का सही उदाहरण दिया कि मुझसे लड़ने की ताकत तो ले आओगे, मुझ जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। इसलिए मुज्तबा खमेनी का सुरक्षित रहना उनके और देश के लिए जरूरी है, ऐसा वहां के लोगों ने माना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब जी, और ये भी देखिए कि इतने खतरों के बावजूद ईरानियन लीडरशिप, राष्ट्रपति हों, अगराची हों, अराक्ची हों, उनके संसद के अध्यक्ष हों और रिलीजियस काउंसिल के मेंबर्स हों, ये सारे तो पब्लिक में रोज आ ही सड़कों पर घूम रहे हैं, रोज अभी भी घूम रहे हैं। तो जनाजे में भी सब शामिल हुए, आगे आगे चले, खुलकर सड़कों पर घूमते हैं। और मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि भाई अगर उनको चोट लगी है इजरायली अमेरिकी हमले में, तो उस बंदे को भी तो ये अधिकार है कि वो आराम से थोड़ा सा अपने आप को इलाज कराए अपना। सही बात है, फोटो खिंचाए और वीडियो कराए, रोज सोशल बिल्कुल पे रोज बकने लगे कि आपकी बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाए। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब ये बताइए, लड़ाई थोड़ी और बढ़ती हुई कैसे क्यों दिख रही है? सीरिया पर हमला, हूती और यमन का मामला भी इसमें शामिल हो गया, सऊदी अरब खुलकर हमले करने लगा है। अब इस बीच में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक सैन्य समझौता हो गया कि हम में से किसी पर भी हमला होगा तो बाकी के देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसकी मदद करेंगे। इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखना चाहिए? तो पहले वहां का जो विस्तार है वो बता दीजिए, फिर इस समझौते पर बात करें। देखिए, अक्टूबर में इजराइल में चुनाव है, तो उस चुनाव को देखते हुए नेतन्याहू की कोशिश ये है कि न सिर्फ गाजा में बल्कि वेस्ट बैंक में वो जमीनें लूट रहे हैं, घर कब्जा कर रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, और लेबनान में फिर यही सब किया जा रहा है, और सीरिया में अभी उन्होंने एक और हमला किया। तो ये है कि एक तो कि ये बढ़िया मौका है कि अपना एक्सपेंशन कर लो, कोई बोलने टोकने वाला है नहीं। और दूसरी तरफ जो अमेरिका का हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ईगो सेटिस्फाइंग सिनारियो चाहते हैं अपने लिए कि हम जीत गए, इनको बर्बाद कर दिया, चलो। तो उस चक्कर में ये हुआ है। और देखिए, ईरान के सामने भी मजबूरियां हैं। वो क्या है कि जो ईरान समर्थक ताकतें हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे अंसार अल्लाह हो यमन में, या इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन वगैरह हो, कि ईरान उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो ईरान के अपने सिक्योरिटी पैटर्न के पार्टनर्स हैं वो, और आइडियोलॉजी के हिसाब से भी, हाँ, विचारधारा के, हाँ, तो उनको वो अबेंडन नहीं कर सकते। और जब वो पूरा इलाका एक नए तरीके के सिचुएशन में आ चुका है अक्टूबर 7 के बाद से, हमास के हमले के बाद से, तो केवल जैसे सऊदी अरब में बीच में फायदा उठाया यमन में जो जब शांति थी, कि उन्होंने यूएई का जो ग्रुप था उसको उगा दिया, यूएई को यमन से उन्होंने गेट आउट कर दिया, सऊदी अरब ने अपना वहां से निकाल लिया फायदा। तुर्की ने सीरिया में सरकार बदलवा के अपना आदमी बैठा के अपना काम कर लिया, जो उनका एजेंडा था। अब ईरान के जो एलाइज हैं वो रिसीविंग एंड पे थे, वो बर्बाद तबाह हो रहे थे, खुद ईरान तबाह हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इनके पास जो भी लेवरेज है, इनको भी लगा कि जब अभी गल्फ के कंट्री कंफ्यूजन में है, ये हैं वो हैं, तो भाई यमन में जो ब्लॉकेड सऊदी अरब का चल रहा है सीज फायर के बावजूद, उस ब्लॉकेड को आप हटाइए। इसीलिए आपने देखा कि ईरानियन जहाज उतरा, ईरान ने खुद असर्ट किया उसमें। और जब इन्होंने हमला किया, पहला जो हमला है वो तो सऊदी समर्थित जो सरकार है, जो जिसको कि भारत समेत मतलब अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, उसने पहले हमला किया, फिर हुथियों ने उसका जवाब दिया है। और तो उनको भी लग रहा है कि ये मौका है, और यह दिखाने का भी मौका है
जो जो हिजबुल्लाह जो भी लिमिटेड पावर है उसकी बची हुई वहां लेबनान में दिखा रहा है कि भाई जब आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आपके पास भी क्या उपाय है, आपकी औकात चाहे कम है चाहे ज्यादा है, बिल्कुल जवाबी हमला तो करना पड़ेगा। और देखिए इतना, और इसी से जुड़ा हुआ मसला है जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि वहां का सिक्योरिटी सिनारियो बिल्कुल बदल चुका है पूरे पूरे उस इलाके का, और अभी ये हमें नहीं पता है या हम देख नहीं सकते कि जब ये सब कुछ थमेगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, ये आगे कितना दिन तक सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आखिर में कौन किसके साथ होगा। और जब तक अरबों की, ईरानियों की, तुर्कों की और इजरायलियों की अपनी अपनी जो वहां पर जो उनके अपने एजेंडे हैं वो जब तक चलते रहेंगे तो तब तक तो ये क्राइसिस बनी रहेगी, कम इंटेंसिटी में चाहे ज्यादा इंटेंसिटी में। अब देखें, अभी एक बात तो प्रूव हो गई, बाकी चीजें तो अलग अलग विश्लेषण हो सकता है, लेकिन एक बात पे सभी लोग सहमत होंगे कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में एक सिक्योरिटी गारंटर की भूमिका नहीं निभा सकता है, वो सक्षम नहीं है, बल्कि वो उस क्राइसिस का एक कारण है, उसकी वजह से वहां पे संकट होते हैं। ठीक बात, संकट होते हैं। तो ये रियलाइजेशन सऊदी अरब को हुआ। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब का या तुर्की का या पाकिस्तान का अमेरिका से रिलेशन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये अमेरिका के करीबी देश हैं, ये रहेंगे, और इजिप्ट को भी शामिल करने की बात हो रही है, वो भी अमेरिका का करीबी है। पॉइंट ये है कि भाई ठीक है, मोहल्ले के दादा से मेरी अच्छी पटती है, लेकिन अपने पास भी कुछ असलहा वगैरह रखना पड़ेगा, इसलिए ये समझौता हुआ तीनों के बीच। अपने भी दरवाजे थोड़े मजबूत करने पड़ेंगे। तो इसमें भारत की भूमिका, भारत कहाँ खड़ा है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की अगर एक साथ हो जा रहे हैं, खासतौर से सैन्य समझौता है सीधी तौर पर, तो भारत के साथ कौन है अब इस रीजन में? देखें, ये जो कहा जा रहा है ना कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, ये एक क्या उसको कहते हैं, खोखली हवाबाजी है। इसका मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बताऊं। तुर्की का पंगा रहता है ग्रीस से, यूनान से, लेकिन 90 के दशक में जो स्थितियां पैदा हुई, या चाहे 70 के दशक में जब तुर्की ने साइप्रस में घुस के और लगभग 35-40% जमीन पे कब्जा कर लिया, और वहां से ग्रीक नागरिकों को दूसरे इलाके में जाना पड़ा, और उधर के तुर्की ओरिजिन के नागरिकों को इस इलाके में आना पड़ा, साइप्रस का बंटवारा हुआ। तो मतलब ऑफिशियल बंटवारा नहीं हुआ, मतलब हाँ, तो वो समय था एक। फिर 90 के दशक में बहुत सारी चीजें बदल रही थी, तो उसमें ग्रीस और तुर्की में बहुत तमाशा हुआ, कई तरीके की चीजें हुई, जिसमें एक हुआ कि जब यूगोस्लाविया टूटा तो उसमें ये लोग घुसे कि भाई अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। तो जो टर्की का विरोधी है, जैसे सीरिया था, आपका आर्मेनिया था, तो उनके साथ ग्रीस ने दोस्ती करी। ये सब दुश्मन के दुश्मन दोस्त जैसे बनते रहते हैं। हाँ, उस चक्कर में उसने ईरान से दोस्ती बढ़ाई, यूनान ने। तो इसने जो है तुर्की ने इजराइल के साथ दोस्ती बना ली। तो ये 90 के दशक में खूब हुआ। तो अब जो समझौता हुआ है उसका भारत पर क्या असर? और एक आखिरी सवाल इसमें जोड़ लीजिए, प्रधानमंत्री ने शायद संयुक्त अरब अमीरात के अमीर से, शेख से बात की है, ये क्या इसी समझौते का परिणाम है? क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तो तनातनी में है। मैं यही रेखांकित कर रहा हूं कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो इन तीनों देशों में हुआ है, या क्वाड जैसा कुछ हुआ था, या हमारा यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या इजराइल के साथ हमारा डिफेंस का सारा सिस्टम है, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं आएगा।
नंबर लड़ने 1। कोई नहीं आता जी। ग्रीस, अब मैं खटाखट बता रहा हूं, उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। ग्रीस भी नाटो का मेंबर, तुर्की भी नाटो का मेंबर। तुर्की अभी जैसा मैंने बताया कि उनके संबंध अच्छे चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है। अब आगे कोई स्थिति बनेगी बिगड़ेगी तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। अब ग्रीस से लड़ना होगा, पाकिस्तान अपना जेट भेजेगा, सऊदी अरब पैसा भेजेगा, ये हो सकता है मुमकिन बहुत नहीं। ज्यादा। अब आ जाएं सऊदी अरब में। अभी पाकिस्तान के 8,000 सैनिक हैं वहां पे, जेट हैं, ड्रोन्स हैं। लेकिन यमनियों ने जब हमला किया या इराकी लड़ाकों ने जब हमले किए सऊदी अरब पे, तो उन सैनिकों ने तो नहीं जवाब दिया। पाकिस्तानी कोई सैनिकों लड़ने ने। नहीं आता एक दूसरे की लड़ाई, ठीक बात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का समझौता पहले से है, बिल्कुल। और अफगानिस्तान से रोज इनका झगड़ा हो रहा है तालिबान से, तो सऊदी अरब तो कोई नहीं नहीं आ रहा, आएगा, नहीं आ रहा, तो कोई नहीं आएगा। दूसरी चीज कि हमारा जो लफड़ा है पाकिस्तान के साथ वो एक लफड़ा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे संबंध है। सऊदी अरब, भारत के कितने लाखों लोग वहां काम कर रहे हैं, काम करते हैं। सऊदी अरब के लिए हम एक बहुत बड़ा बाजार हैं, हम उसके ग्राहक हैं बहुत बड़े। तो वो हमसे, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारा बाजार जो है वो क्यों खोना चाहेगा। तो ये जुबानी जमा खर्चा, ये समझौता, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे नहीं, इससे होगा। उससे क्या होगा कि ये जितने भी देश हैं, बहुत सारे देश दूसरे देशों में अपने अपने प्रॉक्सीज चलाते हैं, जिनको ये लोग हथियार देते हैं, ये देते हैं, और एक दूसरे को भी बेचते हैं। और ये सिर्फ 3 देशों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम देश करते हैं ये। तमाम देशों में होता है। जो भी जिसको भी अपने रीजनल पावर बनने का शौक है, तो वो एक दूसरे के फटे में जो है टांग अड़ाता रहता है। तो होगा क्या कि देखिए, तुर्की जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पावरफुल है, बहुत एडवांस देश है वो। तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है। मतलब वहां से वो खरीद सकता है सस्ता, बिल्कुल ले सकता है। पैक हो गया तो थोड़ा उनको सस्ता भी मिल जाएगा, बढ़िया भी मिल जाएगा। सऊदी अरब के पास पैसा है, तो सऊदी अरब अपना डिफेंस इंडस्ट्री भी थोड़ा सा डेवलप कर सकता है, और पाकिस्तान को या तुर्की को पैसे दे सकता है कि भाई तुम, मतलब हम तुमको फंड कर रहे हैं। तो मैं जो देख रहा हूं कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है इन 3 देशों में बढ़ने की एक संभावना है। और ये सारे ड्रोन्स जो हैं, ये ड्रोन्स कहाँ चलते हैं? पाकिस्तान जो तुर्की से ड्रोन लाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने कितने हथियार तुर्की वाले इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ, मुझे नहीं, लेकिन कुछ किए थे तो खबर थी। हाँ, लेकिन बलोचों पर जरूर उन्होंने खुद का इस्तेमाल किया है, और इन पर किया है, तालिबानियों पर किया है। लेकिन तालिबानियों के तुर्की से भी ठीक ठाक संबंध है। बहुत उलझी हुई पहेली है इस वक्त दुनिया। सऊदी अरब वालों के तालिबानियों से अच्छे संबंध है। अच्छा, ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि तालिबान और पाकिस्तान के ट्रेडिशनली बहुत क्लोज संबंध रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। कल को ये भी, और अब तो हमारे रिश्ते भी खराब नहीं है। भारत भी तो आ रहे हैं तालिबान के मंत्री। और आप देखें कि सऊदी अरब को अपने रॉयल फैमिली की रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और अपने देश में रखने के लिए गल्फ कंट्रीज को, जो जीसीसी है, उसको बीच बीच में पाकिस्तानी सैनिकों की जरूरत पड़ती है। चाहे जॉर्डन को पड़ती है, जैसे फिलिस्तीनियों को मारना, यासर अराफात के दौर में एक्सपल्सन जब हो रहा था 70, जनरल जियाउल हक जब यहाँ मिलिट्री चीफ थे, मतलब राष्ट्रपति नहीं, मिलिट्री चीफ थे। तो सऊदी अरब या गल्फ कंट्री इस स्थिति में नहीं है कि वो आदमी भेज सके, उनके यहाँ आदमी दूसरे जगह का है, दूसरे जगह के आए हुए हैं। सही बात है। तो वो तो लड़ने के लिए फौज तो भेज नहीं सकते, कुछ पैसे जरूर दे सकते हैं, वो अभी भी देते हैं। वो बहुत सही बात है। तो भारत को इसको किसी भी एंगल से, अभी के लिए, मैं नहीं जानता हूं कि आगे क्या होगा, हमें इसको किसी भी तरीके से खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। नंबर 2, ठीक बात। नंबर 2 की खेल है ये। जैसे तुर्की ड्रोन बेचता है पाकिस्तान को, तो हम तुर्की का जो दोस्त है और करीबी है, एक तरीके से वेसल स्टेट है अजरबैजान, तो उसका जो दुश्मन है आर्मेनिया, हमने उसको ड्रोन बेच दिया।
सऊदी अरब और अमीरात के बीच में संबंध खराब हैं, तो हम इनके साथ फोन पे बात कर ली कल से, फोन पे बात कर ली। जिस दिन ये मक्का डिक्लेरेशन हुआ है 3 देशों का, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके लिखा है कि हमने बात की है यूएई के राष्ट्रपति से। अच्छा, इजरायलियों का कहना है कि तुर्की जो है अगला ईरान हो सकता है, मतलब उसको एक थ्रेट के रूप में वो देखते हैं। हमारा टर्की से बीच में डिप्लोमेटिक मतलब ये हो गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, ऑपरेशन सिंदूर इसमें तो हम इजराइल के पार्टनर हैं, सिक्योरिटी पार्टनर हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जी, तो हमें नहीं थ्रेट नहीं देखना चाहिए। और देखिए, आपको थ्रेट अगर देखना है तो आप अपनी इकोनॉमी का और अपनी सोसाइटी को बेहतर करिए, वो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। क्योंकि 100 बिलियन डॉलर, 125 बिलियन डॉलर अकेले चीन मुनाफा कमा के ले जाएगा आपसे हम 7 साल, तो क्या होगा? तो बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। हमें अपनी आंतरिक स्थिति सुधारना, अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधारना जरूरी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के समझौते को खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। बाकी जो खाड़ी का संकट है वो आपके मुताबिक अभी चलने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई सम्मानजनक रास्ता, कोई गली ढूंढ रहे हैं जिसमें वे अपने आप को विजेता बताते हुए निकल सकें, ये ढोल पीट सकें कि वे इस युद्ध से जीत कर आ रहे हैं। वो मौका उन्हें अब तक नहीं मिला है, क्योंकि ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अपने जज्बे के साथ इस युद्ध में अब तक लगातार उसने अमेरिका के दांत खट्टे कर रखे हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की में से ट्रक में छुपकर भागना पड़ा था, वो भी कैटरिंग वाला एयरपोर्ट का ट्रक। आज की इस बेहतर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है। हमारे दर्शक जरूर इससे समृद्ध हुए होंगे। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये बातचीत आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।